शुरुआत एक शांत स्थान पर फैले विशाल ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान से होती है, जहां जीवन का कोई संकेत नहीं मिलता। अचानक आसमान से एक अज्ञात वस्तु अपने पीछे आग की लकीर छोड़ती हुई नीचे आती है और उस बंजर जमीन पर टकरा जाती है। अगली सुबह बिल नाम का एक कर्मचारी क्षतिग्रस्त सेल टावर की मरम्मत के लिए निकलता है। अपने वाहन से उतरते ही बिल टावर की ओर बढ़ता है और पास के कस्बे से कुछ दूरी पर घूमते हुए एक छोटे कुत्ते को देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही वह उस जानवर को सहलाता है तो उसे जमीन पर कुछ अजीब दिखाई देता है। पास जाकर वह देखता है कि एक मरा हुआ चूहा पड़ा है जो एक अजीब चिपचिपे लाल पदार्थ में लिपटा हुआ है। जिज्ञासावश वह उस अज्ञात पदार्थ को छूता है और अचानक पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस करता है। दर्द से जूझते हुए वह देखता है कि एक कीड़े जैसा जीव उसकी त्वचा के नीचे से होते हुए उसके दिमाग की ओर बढ़ रहा है। इसी दौरान पास के कस्बे में साइमन नाम का एक युवा लड़का अपनी खिड़की के बाहर से आ रही अजीब आवाजों से नींद से जाग जाता है। जब वह अपनी माँ को नहीं जगा पाता तो वह अपनी मौसी जॉइन को ढूंढने जाता है और उत्साह के साथ अपनी डरावनी खोज के बारे में बताता है। बिस्तर से उठते ही जॉइन ने सेल टावर की मरम्मत के बारे में जानकारी लेने के लिए तुरंत अपने सहकर्मी ल्यूक को फोन किया। जैसे ही वह संपर्क करती है, ल्यूक बताता है कि बिल टावर ठीक करने गया था, लेकिन तब से उसकी कोई खबर नहीं है। जॉइन ल्यूक को बताती है कि सिग्नल फेल होने पर वह काम पर जाते समय टावर की जांच करेगी, तभी कॉल कट जाती है। झुंझलाकर जॉइन फोन रख देती है और अपनी बहन सामंथा को बताती है कि मूवर शनिवार को आएगा और शहर में शिफ्ट होने को लेकर अपनी खुशी जाहिर करती है। घर से निकलकर जॉइन सेल टावर की ओर जाती है और पहुंचने पर उसे पूरी तरह तबाह हालत में पाती है। बाड़े वाले इलाके में प्रवेश करते ही वह एक स्थानीय तकनीशियन को रिपोर्ट भरते हुए देखती है। जिज्ञासा से जॉइन उससे पूछती है कि क्या रात में कोई तूफान आया था, लेकिन वह इस बात को नकार देता है और कहता है कि इतने बड़े तूफान की आवाज जरूर सुनी जाती। वह आगे बताता है कि नुकसान जानबूझकर किया गया लगता है और नया टावर लगाने में 1 दिन लगेगा। इस असुविधा से परेशान होकर जॉइन कस्बे में जाती है ताकि स्थानीय लोगों से रात में हुई किसी अजीब घटना के बारे में जानकारी जुटा सके। पास के एक कैफे में जाकर वह मालिक से बात करती है, लेकिन कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलती। कैफे की व्यस्त रसोई में शेफ एंथनी अपने कुत्ते को बाहर कराहते हुए सुनता है और जांच करने जाता है। कुछ ही सेकंड बाद एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और फिर एंथनी को सड़क पर बिना किसी दिशा के भटकते हुए देखा जाता है। जॉइन और कैफे का मालिक उसके अजीब व्यवहार को देखकर उसे पुकारते हैं, लेकिन वह उनकी आवाजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। स्थिति को अजीब समझते हुए जॉइन अपनी कार की ओर बढ़ती है, तभी जमीन पर खून देखकर ठिठक जाती है। खून के निशान का पीछा करते हुए वह कैफे के पास बाढ़ के पास एंथनी के मृत और विकृत कुत्ते को देखती है, जिसके शरीर से वही अजीब पदार्थ निकल रहा होता है। यह समझते हुए कि कुछ असामान्य हो रहा है, जॉइन वापस अपनी कार की ओर जाती है और एक पुराने भवन के बरामदे पर इकट्ठा हुए कुछ किशोरों को देखती है। ऊपर देखकर वह उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने एंथनी के पालतू जानवर के साथ कोई अजीब घटना देखी है। वे बताते हैं कि उन्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि उस सुबह कुत्ता अजीब व्यवहार कर रहा था। उन्हें कुछ और याद आए तो बताने की चेतावनी देकर जॉइन आगे बढ़ जाती है। जॉइन के जाने के कुछ मिनट बाद वे किशोर ऊपर देखते हैं और कुछ बिखरे हुए अजीब लोगों को देखकर असहज महसूस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जॉइन क्लिनिक पहुंचती है और ल्यूक को मारे गए जानवर के बारे में बताकर मौत की वजह जांचने को कहती है। इसके बाद वह दूसरे कमरे में जाकर रेडियो से बिल से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी ओर से केवल सन्नाटा मिलता है। इसी बीच कस्बे के दूसरे हिस्से में सामंथा लाइब्रेरी में काम कर रही होती है और अपने बेटे बेबाम उसके दोस्तों को खिड़की से बाहर देखते हुए देखती है। उनके पास जाकर वह बाहर झांकती है और बिल को खाली नजर से पूरी तरह स्थिर खड़ा देखकर दंग रह जाती है। चिंतित होकर सामंथा दरवाजा खोलती है और उसे आवाज देती है, लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, जिससे डर कर सामंथा वापस इमारत के अंदर चली जाती है। स्टेशन पर जॉइन और ल्यूक से स्थानीय भूवैज्ञानिक एंजेला मिलने आती है, जिसे फोटोग्राफी में गहरी रुचि है। उत्साहित होकर वह बताती है कि उसके पास दिखाने के लिए कुछ दिलचस्प है और जॉइन को रेगिस्तान ले जाकर चट्टानी जमीन में बने एक विशाल गड्ढे को दिखाती है। वह बताती है कि यह गड्ढा रातों रात बना है और इसे बनाने के लिए किसी भारी वस्तु का टकराना जरूरी था। जॉइन एंजेला की आसमान से वस्तु गिरने वाली थ्योरी को संदेह से सुनती है, लेकिन इलाके को सील करने और आगे की जांच की सलाह देती है। कार की ओर लौटते समय दोनों महिलाओं को एक और मरा हुआ जानवर मिलता है, जिसके शरीर से वही नुकीली संरचनाएं बाहर निकली होती हैं। ये समझते हुए कि दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं, जॉइन एंजेला को जानवर से नमूना लेने का निर्देश देती है। इसी दौरान स्कूल में सामंथा बिल और बच्चों पर नजर रखती है और बिल के अजीब व्यवहार से भयभीत हो जाती है। अचानक उसे याद आता है कि उसका एक छात्र शौचालय गया था और वह बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाती है। उस आदमी के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश करते हुए सामंथा को एहसास होता है कि बिल गायब हो चुका है।
बढ़ती चिंता के साथ वह सभी बच्चों को इकट्ठा करती है और उन्हें स्कूल के एक दूसरे कमरे में ले जाती है और उन्हें दरवाजा बंद करने का निर्देश देती है। सामंथा दौड़कर ऑफिस पहुंचती है और रेडियो के जरिए जॉइन से संपर्क करती है। कई प्रयासों के बाद वह संपर्क स्थापित कर पाती है और यह भयावह खबर देती है कि उसने बिल के हाथों पर खून लगे हुए देखा था। चिंतित जॉइन सामंथा को बच्चों के साथ ही रहने की सलाह देती है और आश्वासन देती है कि वह रास्ते में है। स्कूल पहुंचने पर जॉइन बिल को बास्केटबॉल कोर्ट के पास खड़ा पाती है। उसका चेहरा लाल रंग के पदार्थ से ढका हुआ होता है और उसकी आंखों में खालीपन होता है। जॉइन उससे बात करने की कोशिश करती है कि क्या हुआ, लेकिन वह उसकी बात समझ नहीं पाती। जैसे ही सामंथा उनकी ओर दौड़ती है, जॉइन उसे बाहर इंतजार करने को कहती है, जबकि वह शौचालय की जांच करने जाती है। अंदर जाकर जॉइन फर्श पर खून जमा हुआ देखती है और जैसे ही वह एक स्टॉल में प्रवेश करती है, वह डर से सिहर उठती है। उस भयानक माकोब के दृश्य से भयभीत होकर जॉइन पीछे हट जाती है। बाहर आकर जॉइन अपनी बंदूक निकालती है और बिल पर तान देती है। उसे उसके द्वारा किए गए भयानक अपराध के लिए गिरफ्तार करती है। इसी दौरान सामंथा शौचालय में जाती है, यह देखने के लिए कि बिल ने क्या किया है, और बिल की बेरहमी से मारी गई बेटी को देखकर लगभग वह बेहोश हो जाती है। पास वाले स्टॉल से आवाजें सुनकर सामंथा दरवाजा खोलती है और एक डरे हुए युवक को छिपा हुआ पाती है। भयावह दृश्य से उसकी आंखों पर हाथ रखते हुए वह उसे बाहर ले जाती है। जैसे ही जॉइन बिल को अपनी कार में गिरफ्तार करती है, सदमे से कांपती हुई सामंथा अपनी बहन से पूछती है कि वह अपनी बेटी के साथ ऐसा क्यों करेगा। कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने पर जॉइन सामंथा को सभी बच्चों को इकट्ठा कर पुलिस स्टेशन ले जाने की सलाह देती है। इसी दौरान कस्बे में ल्यूक एंथनी की अजीब भटकन पर शक करने लगता है और उसका पीछा करने का फैसला करता है। बातचीत की कोशिशों के बावजूद एंथनी चुप रहता है और ल्यूक की मौजूदगी को मुश्किल से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं खड़े होकर ल्यूक ऊपर बरामदे में छिपे किशोरों की दूर की आवाजें सुनता है और ऊपर देखता है। वे बताते हैं कि वे अजीब लोगों से बचने के लिए छिपे हुए थे और उम्मीद कर रहे थे कि कोई उन्हें बचा लेगा। जब वे कहते हैं कि दरवाजे बंद होने के कारण वे बाहर नहीं जा सकते, तो ल्यूक अपनी बंदूक निकालता है और इमारत में प्रवेश करता है और आसपास की जांच करता है और वहां मार्शा को छिपा हुआ पाकर चौंक जाता है। आंखों में आंसू लिए मार्शा बताती है कि एंथनी ने उस पर हमला किया था, इसलिए उसे जान बचाकर भागना पड़ा। यह कहते हुए कि सब ठीक हो जाएगा, ल्यूक उसे सुरक्षित बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंथनी अचानक उस पर हमला कर देता है। एंथनी द्वारा दूर फेंके जाने पर ल्यूक उसके चेहरे में हो रहे भयानक बदलाव को देखता है, जहां अजीब नसें उभर आती हैं। इसके बाद एंथनी मार्शा पर झपटता है और उसके सिर को पकड़कर दीवार से जोर से पटक देता है। उसे बचाने की कोशिश में ल्यूक गोली चलाता है जो एंथनी के पैर में लगती है। वह दर्द से चिल्लाता हुआ भाग जाता है। एंथनी का पीछा करते हुए ल्यूक की मुलाकात अचानक डीन से होती है, जो भी इसी तरह के लक्षण दिखा रहा होता है। अचानक डीन दौड़ने लगता है और ल्यूक उसका पीछा करता है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। डीन अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी पर हमला करता है और उसका गला पकड़कर तोड़ देता है। ठीक उसी समय जॉइन डीन के घर पहुंचती है और मरी हुई महिला का भयावह दृश्य देखती है। ल्यूक से मिलने के बाद दोनों अधिकारी डीन को ढूंढते हैं, जो अब अपने छोटे बेटे को पकड़े होता है। पागल हो चुके आदमी को शांत करने की कोशिश में जॉइन बच्चे की हालत देखने की कोशिश करती है, लेकिन डीन उस पर हमला कर देता है, जिससे ल्यूक को उसे गोली मारनी पड़ती है। जैसे ही वह आदमी जमीन पर गिरता है, वे एक विशाल राक्षसी प्राणी को जमीन के नीचे गायब होते हुए देखते हैं। उनका सदमा तब टूटता है जब ज़ॉम्बी जैसे संक्रमित लोग उनका पीछा करने लगते हैं। दोनों अधिकारी अपनी कार की ओर भागते हैं और पुलिस स्टेशन लौट आते हैं। वहां पहुंचते ही वे तुरंत एक डॉक्टर से संपर्क करते हैं और बिल की हालत की जांच कराने को कहते हैं। संक्षिप्त जांच के बाद डॉक्टर जॉइन को बताता है कि यह स्थिति वैसी नहीं है जैसी उसने पहले कभी देखी हो, जिससे वे और भी उलझन में पड़ जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही जॉइन सावधानी से बिल से बात करती है, जो होश में आता हुआ लगता है। उत्साहित होकर वह उससे पूछती है कि उस सुबह क्या हुआ था। आंखों से आंसू बहाते हुए बिल कबूल करता है कि उसके सिर में आती आवाजों ने उसे भयानक अपराध करने पर मजबूर किया। अपने की का एहसास होने के बावजूद वह बताता है कि वह खुद पर काबू नहीं रख सका और उससे उसे मार देने की गुहार लगाता है। अचानक बिल का चेहरा डरावने रूप में बदल जाता है और उसके अंदर से एक अलग आवाज आती है, यह कहते हुए कि उसने लड़की की गर्दन तोड़कर उसका जीवन तुरंत समाप्त कर दिया। इन घटनाओं से भयभीत होकर जॉइन ल्यूक से कहती है कि सभी असंक्रमित लोगों को इकट्ठा कर पुलिस स्टेशन में सुरक्षित ले आए। ऑफिस लौटने के बाद जॉइन और ल्यूक को एंजेला का फोन आता है, जो बताती है कि वह कस्बा छोड़ना चाहती है और एक विशाल रेत का तूफान देख रही है। तूफान पार करने की कोशिश के बावजूद वह असफल रहती है
और बताती है कि आगे जाना असंभव है। अपनी दोस्त को लेकर चिंतित जॉयन कस्बे के बाहरी इलाके की ओर गाड़ी चलाती है ताकि एंजेला को वापस ला सके। इसी दौरान स्कूल में सामंथा खुद को घूरते अजनबियों से घिरा हुआ महसूस करती है और जॉयन की सलाह मानकर पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करती है। जैसे ही वे कार की ओर दौड़ते हैं, समूह एक भयानक दृश्य देखकर स्तब्ध रह जाता है, जहां एक पारलौकिक जीव लोगों पर हमला कर उन्हें जमीन में घसीट रहा होता है। खतरा टलते ही सामंथा समूह को पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां कुछ लोग शरण लेने पहुंचते हैं जबकि बाकी समुदाय अपने घरों में बंद रहता है। हालांकि संक्रमण पहले ही कुछ घरों तक पहुंच चुका होता है, जिससे पूरे परिवार मारे जा चुके होते हैं। रात होते ही जॉयन पुलिस स्टेशन में छिपे एक युवक के साथ शहर में संभावित बचे लोगों को बचाने निकलती है। इसी बीच ल्यूक और सामंथा स्टेशन की रखवाली करते हैं और लोगों को सुरक्षित लाते रहते हैं। जॉयन और बाकी लोग संक्रमित लोगों की भीड़ को उनका पीछा करते हुए देखते हैं, लेकिन किसी तरह पुलिस स्टेशन में घुसकर बच जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए वे हवा में गूंजती एक कान फाड़ देने वाली चीख सुनते हैं। उस डरावनी आवाज की दिशा में जाकर वे एक विशाल प्राणी को संक्रमित लोगों को एक एक कर खत्म करते हुए देखते हैं। जिज्ञासा से ल्यूक और जॉयन बाहर जाते हैं और उस राक्षस का सामना करते हैं जो पास की हिरासत कोठरी की छत से बिल के निर्जीव शरीर को घसीटते हुए धरती के नीचे गायब हो जाता है। हमले के बाद समूह को पता चलता है कि एक छोटी लड़की गायब है और वे उसे खोजने निकलते हैं। तलाश के बाद वे मिशेल को उसकी संक्रमित मां द्वारा हमला किए जाते हुए देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। जैसे ही वे लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, एलियन प्राणी अचानक प्रकट होता है। मिशेल का पैर पकड़े हुए उसकी मां को एलियन खींच ले जाता है और मिशेल भी उसके साथ घिसटती है। लड़की को बचाने की हताश कोशिश में जॉयन गोली चलाती है और चिल्लाकर उस प्राणी का ध्यान खींचती है। फावड़ा उठाकर वह संक्रमित महिला के हाथ पर वार करती है और मिशेल को छुड़ा लेती है और प्राणी निर्जीव शरीर को ले जाता है। एलियन प्राणी संक्रमित शवों को रेगिस्तान में ले जाकर आग में भस्म कर देता है और इस बीमारी को समाप्त करता है और शहर को ढकने वाले धूल के बादलों को खत्म कर देता है। अगली सुबह बचे हुए लोग देखे गए आतंक से सदमे में होते हैं और वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं। पुलिस स्टेशन के सामने बैठे ल्यूक और जॉयन के बीच ल्यूक कस्बा छोड़ने की इच्छा जताता है, जबकि जॉयन रुकने की बात कहती है। अंत में हम जॉयन को अपने भतीजे को सोते हुए देखते हैं। उसकी नजर उस चित्र पर टिक जाती है जो बच्चे ने एलियन प्राणी का बनाया होता है। इसी के साथ यह फिल्म यहाँ समाप्त होती है।